हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे और ट्वेल्थ की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। एमपीपीएटी के छात्र भी अपना रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। बाकी जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी है 2025 के लिए, वो भी अपनी तैयारी में लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, ट्वेल्थ एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं, आपको पता है हमारे जो एप्लीकेशन है एग्रोटेक स्टडी, इस पर चल रही हैं। जो छात्र एग्रोटेक स्टडीज़ एप्लीकेशन जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है, वह डाउनलोड ज़रूर कर लें। और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ से जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपनी सभी क्लासें वहाँ पे ले सकता है। बाकी अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल की, तो बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ही मिल पाएंगी। कंप्लीट सिलेबस हम लोग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर नहीं हुआ। यदि आपको कंप्लीट सिलेबस करना है पूरा, यदि आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहीं से आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ पर आपको सभी वीडियो मिलेंगे, सभी के नोट्स मिलेंगे, सभी का PDF आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए जो है जो पेपर होते हैं वो सभी प्रैक्टिस के लिए पेपर भी मिलेंगे। पेपर पूरा बोर्ड पैटर्न पर रहेगा। जिस प्रकार से बोर्ड में आपके OT 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, सभी का सिस्टम से आपको पेपर भी आपको एप्लीकेशन से ही मिल जाएंगे। तो बच्चों, जो बच्चे बड़े शहरों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, तो ज़्यादा फीस बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा कर के और घर बैठ के ही तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा एप्लीकेशन रामबाण सिद्ध होगा। बच्चों, इतना मैं आपके विश्वास से कह सकता हूँ। ये मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, आपको कोई कैसे पढ़ाता है, आप जहाँ स्कूल में भी पढ़ते होंगे, हो सकता है कहीं कोचिंग भी आप लोग जा रहे होंगे, लेकिन इतना मैं अपने विश्वास के साथ कह सकते हैं हम कि बच्चों, हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट का मतलब हम जो पढ़ाते हैं, जो चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, हमें अपने आप पे इतना भरोसा है कि हमसे बेहतर और भी लोग होंगे। ऐसी बात नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि हमसे बेहतर मतलब हम सबसे बेहतर देने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक बात ज़रूर है, आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपने पुराने वीडियो देखे हों, या आपके कोई पुराने सीनियर ने हमसे पढ़ाई की हो, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा हो, या हमारे सब्सक्रिप्शन से पढ़ा हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट रहता है, और परीक्षा में बहुत अच्छी परसेंट आप लोग हमारे कंटेंट से, या हमारे जो नोट्स हैं, हमारे जो वीडियोज़ हैं, उनसे बेहतर से बेहतर आप लोग कर सकते हैं। इतना मैं आपको ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि आप कोर्स को अभी से लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे छात्र लेट लेते हैं, तो मैं उनके लिए मेरी सलाह ये है कि यदि चीज़ों को आप अभी खरीदोगे ना, अभी लोगे ना, तो फ़ायदे में ज़्यादा रहोगे। कारण उसका पीछे ये है क्योंकि बच्चों, लॉन्ग तैयारी ही काम आती है। शॉर्टकट से सिर्फ बच्चा पास हो सकता है, 70-75% बना सकता है। आज के ज़माने में आपको पता है कुछ नहीं होता है। अभी वैकेंसी आ रही है, आपको मालूम है किसकी? डाक विभाग में अभी वैकेंसी आई है, उसमें परसेंट मांगा जा रहा है कि परसेंट आपकी अच्छी हो, तो उनमें सिलेक्शन किसका होगा? जिसकी 95 90 प्लस जिनकी परसेंट है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा ना? 70 75 80 वालों का भी सिलेक्शन उसमें नहीं होगा। 44,000 वैकेंसी हैं टोटल पूरे मध्य प्रदेश की बात करूँ तो। कितनी? 44,000 डाक विभाग में सरकारी नौकरी परसेंटेज बेस पे हो रही है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा लो, परसेंट का भी किसी किसी जगह पे बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, पढ़ाई अगर मेहनत से करोगे, अच्छे से करोगे, परसेंट भी अच्छी बनेगी, और आगे भी आप लोग कुछ भी करोगे तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्लियर? तो ये तो बातों ही कि अब बाकी हम आज का बता देते हैं कि आज का जो चैप्टर है वो है खाद फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसके कुछ चीज़ें हम लोग लेके आए जो आपके लिए काम आ सकती हैं। आप लोग वीडियो को देखें, अंत तक देखें, और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको समझ में आएगा और आपको एक आइडिया भी लगेगा कि हम किस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्या है और इसके प्रकार लिखिए। अच्छा, एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा मैं आपको, थोड़ा समझाने से पहले एक चीज़ समझें आप लोग। खाद जनरली हम लोग जो छात्र गांव से हैं और सिटी से भी होंगे वो सारे छात्र,
तो वो समझ नहीं पाते खाद क्या है और उर्वरक क्या है। इससे नेक्स्ट चैप्टर आपका उर्वरक है वो पढ़ाऊंगा। तो खाद का मतलब होता है, जैसे हम लोग गांव के हैं तो सबको मालूम होगा, खाद जो होती है जैसे गोबर की खाद है आपकी, है ना। गोबर की खाद पशु के गोबर से बनती है, कचरा होता है घर का उसका उपयोग होता है ना। तो वो खाद होती है जनरली, है ना। और उर्वरक की बात करें तो हमारे जैसे गांव में तो क्या बोलते हैं, जो उर्वरक होता है ना उसको ही खाद बोलते हैं। डीएपी को भी खाद बोल देते हैं, यूरिया को भी खाद बोलते हैं। जनरली वो खाद नहीं होती है, वो उर्वरक होता है, फर्टिलाइजर होता है। तो इस बात का आप जरूर याद रखना, ठीक है। अब खाद क्या होती है इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो देखिए आप लोग, जल के अतिरिक्त वे सभी पदार्थ जिनको भूमि में मिलाने से भूमि की उर्वरता में सुधार होता है खाद कहलाती है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट। अब इसको समझिए आप लोग। जल के अतिरिक्त मतलब जल के अलावा, पानी के अलावा यदि हम खेत में या भूमि में कोई भी चीज़ डालें जिससे क्या होना चाहिए, भूमि की उर्वरता में सुधार होना चाहिए। उर्वरता का मतलब क्या होता है, उर्वरता, भूमि की उर्वरता, समझना बात को। उर्वरता का मतलब भूमि में पोषक तत्व बढ़ना, सीधी सी बात है। भूमि में क्या बढ़ना, पोषक तत्व आना या पोषक तत्व बढ़ना, जो भी आप समझें। तो भूमि में यदि पोषक तत्व उपस्थित आते हैं, कहीं से भी आते हैं, किसी चीज़ को डालने से आते हैं, पानी के अलावा कोई भी चीज़ अपन ने खेत में डाली जिससे भूमि में क्या आ गए, पोषक तत्व आ गए, मतलब उसकी उर्वरता में सुधार हो गया, उर्वरता उसकी बढ़ गई, ये भी हम लोग कह सकते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो उसी जनरली हम लोग खाद कहते हैं। समझ में आया बात कि नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ पानी के अलावा इसको खेत में डालने से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसे जनरली हम लोग खाद कहते हैं। जैसे हम बात करें खाद, गोबर की खाद सब लोग जानते हैं। कंपोस्ट खाद, इसको लोग नहीं जानते होंगे, कंपोस्ट क्या होती है। गोबर के अलावा जो भी सड़ा गला पदार्थ जो भी होता है, कूड़ा करकट, सब्जियों के टुकड़े, जो भी कुछ चीज़ होती है, समझ में आए, वो कंपोस्ट खाद होती है। अब उसमें प्लास्टिक नहीं आता, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। इसके बाद हरी खाद, हरी खाद क्या होता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ हरी खाद का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी दाल वाली फसल हम लोग खेत में उगा लें और उगा करके उसे फूल की अवस्था पर उसी खेत में जोत दें, तो वो सड़ जाएगी कुछ दिन बाद। वो सड़ करके वो किसका रूप ले ली, खाद का, क्योंकि हरी अवस्था में उसको जोता गया, इसका नाम इसलिए क्या रख दिया, हरी खाद, ठीक है ना। और वर्मी कंपोस्ट, ये तो सब लोग जानते होंगे, केंचुआ की खाद को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये खाद के एग्जाम्पल हैं। तो एक्चुअल में खाद क्या है, डेफिनेशन बहुत अच्छी प्रकार से आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों आगे, नेक्स्ट है खाद के प्रकार। तो खाद दो प्रकार की होती है जनरली बच्चों। सबसे पहले हम बात करें आपकी स्थूल जैविक खाद। पहली खाद का नाम क्या है, स्थूल जैविक खाद। ये वर्गीकरण भी मान लीजिए आप लोग या प्रकार मान लीजिए। तो स्थूल जैविक खाद क्या होती है बच्चों, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक एवं पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, वही आपकी स्थूल जैविक खाद कहलाती है। जैसे गोबर की खाद, हरी खाद। देखिए ये क्या कह रहे हैं, स्थूल जैविक खाद का मतलब है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक, मतलब वह अपने आप में तो बहुत होती है, कार्बनिक पदार्थ तो ऑर्गेनिक मैटर्स तो उसमें बहुत होता है, लेकिन पोषक तत्व कम होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे गोबर की खाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो गोबर की खाद हम लोग कितनी ट्रॉली जो होती है खेत में पटकते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर में 200 से 250 कुंटल हम लोग जो है ना गोबर की खाद डालें, लेकिन पोषक तत्व बहुत कम। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा 0.5% होती है, फास्फोरस की मात्रा आपकी 0.25% होती है, पोटास की मात्रा भी 0.5% होती है। तो कितनी, मतलब पोषक तत्व बहुत कम, लेकिन वो अपने आप में बहुत है, अपने आप में बहुत है, मतलब उसकी मात्रा, मतलब कार्बनिक पदार्थ उसमें बहुत सारा है, तो उसको हम लोग स्थूल जैविक खाद के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है सांद्र जैविक खाद। ये क्या होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। बिल्कुल जैसे उल्टा है स्थूल जैविक खाद का। एग्जाम्पल जैसे मुर्गी की खाद, मछली की खाद, खून की खाद, मांस की खाद, है ना। अब ये कैसे, देखिए कार्बनिक पदार्थ क्या है उसमें कम है, अपने आप में वो क्या है, बहुत कम है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो उसे हम लोग सांद्र जैविक खाद के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया मुर्गी की खाद, तो मुर्गी की खाद अपने आप में तो कम होगी, इतनी सी मान लीजिए, थोड़ा सा वो मुर्गी कितनी सी बीट करती है आपने देखा तो होगा जनरली। तो मुर्गी की जो खाद है उसमें पोषक तत्व की मात्रा तो अधिक है, लेकिन वो अपने आप में कम है। जैसे मछली की खाद भी आप लोग समझते होंगे। मछली जैसे तालाब में रहती है, तालाब में बीट तो करती है। मछलियों की खाद किस प्रकार से निकालते हैं, मछलियों को दूसरे तालाब में करके उनकी नीचे की पूरा पानी निकाल के, फिर नीचे की जो 2-2 इंच मिट्टी है उसको खुदो करके
मतलब खरोच करके और फिर उसको खेत में डाला था। तो इस प्रकार की आपकी मछली की खाद। खून की खाद, आप सोच रहे हैं खून की खाद कैसी होती होगी। खून बेटा जैसे गाय भैंस जो होती है ना, आपको पता है कटती हैं तो कितना खून निकलता होगा, 10-10 20-20 लीटर खून निकलता है गाय भैंस जब काटी जाती हैं। तो उनका खून को फिर इकट्ठा करके सुखाया जाता है, उसका प्रयोग हम लोग खेत में कर सकते हैं। मांस की खाद, मांस भी जो सड़ जाता है मांस, उसका उपयोग भी हम लोग जो है खेत में कर सकते हैं। जनरली हम लोग खेत में, अब अभी तो कोई नहीं करता, हम लोग तो नहीं करते, लेकिन जो बनता है ये जरूर कन्फर्म है, ठीक है ना। खून से मांस से आपकी खाद बनाई जाती है। तो बेटा आपको एक चीज़ अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी, खाद क्या है, और इसके दोनों अच्छी प्रकार से प्रकार भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक खाद क्या होती है। जैविक खाद या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। देखिए जैविक एक वर्ड आया है, जैविक का मतलब आप लोग याद रखना, जैविक का मतलब होता है जीव से, ऐसी खाद जो जीव से प्राप्त हुई। और जीव का मतलब आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधे जीव हैं, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हमें दुनिया में दिखाई दे रहे हैं टोटल जीव हैं। यदि उनसे कोई हमको चीज़ मिलती है तो वो जैविक कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है, जैविक। किसी जीव से प्राप्त अंश, जैसे जीवांश भी इसको बोल सकते हैं। अगर ऐसा लिखा आ जाए एग्जाम में कि जीवांश खाद किसे कहते हैं, तो भी आपको इसी प्रकार से इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। क्या होता है अच्छी प्रकार से समझिएगा, वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, बिंदी लगाना भूल गए भाई साहब, है ना। वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाया जाता है, मतलब जीवों का अंश पाया जाता है, अंश मतलब किसी जीव का भाग पाया जाता है, उसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं। यह पशु वनस्पति से प्राप्त होती है, उन पदार्थों की सहायता से इसको तैयार किया जाता है, और इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। एग्जाम्पल वही के वही हैं, आप समझिए इसको जैविक खाद को। वे खाद जिसमें जीवांश पदार्थ पाया जाता है, मतलब ऐसी खाद, ऐसी खाद, जैसे एग्जाम्पल समझिए गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद जैविक खाद है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि किससे प्राप्त हुई है, गाय भैंस बकरी, जो भी गाय भैंस जीव होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना, तो वही बात है, ठीक है ना। अब जैसे कंपोस्ट खाद है, तो कंपोस्ट खाद में क्या कह रहा था, कचरा, कचरा कहाँ से आता है, पेड़ पौधे, टूटे पत्तियाँ जो भी है, डंठल जो हैं, सब्जियाँ क्या हैं, पौधे ही तो हैं, पौधों से तो प्राप्त हुए। पौधे क्या होते हैं, जीव होते हैं। समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ वो, ठीक है। जैसे हरी खाद है, मैंने आपको बताया हरी खाद के बारे में, कोई भी फसल को खेत में जोत दिया जाता है जैसा कर। अब पेड़ पौधे टोटल जीव होते हैं, तो इसलिए उसको जैविक खाद कहते हैं, है ना। तो उसकी वनस्पति और पशुओं की प्राप्त पदार्थों की सहायता से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। उर्वरा शक्ति के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। उर्वरा शक्ति का मतलब ये होता है भूमि में पोषक तत्व आ जाना, भूमि में पोषक तत्व उपलब्ध हो जाना भूमि के लिए। अब भैया खाद डालेंगे तो उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। भौतिक दशा का मतलब होता है उसकी फिजिकल कंडीशन। भाई अम्लीय क्षारीय मतलब बंजर होने से वो बच जाती है, अच्छी बात तो ये है, ठीक है ना। तो ये आपकी जैविक या कार्बनिक, मतलब बायोलॉजिकल मैन्योर कह सकते हैं, या ऑर्गेनिक मैन्योर इसको हम लोग कह सकते हैं। किसी को कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस मेरे शब्दों पे विशेष ध्यान दें आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आप मेरे शब्दों पे ध्यान दोगे ना, तो आपको किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरा हमेशा उद्देश्य होता है इस प्रकार से सरल शब्दों में समझाना, जिससे बच्चे को सभी चीज़ें एक एक पॉइंट अच्छी प्रकार से क्लियर हो। तो जैविक खाद क्या है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा समय खराब नहीं करें, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, खाद एवं उर्वरक में अंतर। देखो उर्वरक का मतलब अभी हाल के साल समझ लेना, खाद की डेफिनेशन तो आपने समझ ली, लेकिन उर्वरक का मतलब यहीं के ही समझ लो, क्योंकि पहले आगे चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। उर्वरक जैसे डीएपी होता है, यूरिया होता है ना, ये उर्वरक है, ये फर्टिलाइजर है, ठीक है, इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं। तो देखिए खाद जो है ना, यह फार्म पर तैयार की जाती है। कहाँ पर तैयार की जाती है, देखिए आप लोग, यह फार्म पर तैयार की, फार्म मतलब कृषि फार्म पर। कृषि फार्म होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े खेत होते हैं, वहीं पर लोग रहने लगते हैं, पशु भी रखते हैं वहीं पे, है ना, फार्म बनाते हैं ना कृषि फार्म। तो खाद जो होती है फार्म पर तैयार की जाती है ना, घर पे भी तैयार करते हैं लोग तो, ठीक है ना। जबकि जो उर्वरक होते हैं इनको कारखानों में तैयार किया जाता है। कारखाने यानी फैक्ट्रियाँ, फैक्ट्री में बनता है ना यूरिया डीएपी, कहाँ पर बनते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, कारखानों में बनते हैं, हिंदी में कारखाने बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा अंतर है खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब जो खाद होती है ना, गोबर खाद है, आपकी हरी खाद है, सभी आवश्यक पोषक तत्व। अब पोषक तत्व वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको मालूम होना चाहिए 17 पोषक तत्व किसी भी
पौधों को अच्छी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वह 17 ही पोषक तत्व खाद में पाए जाते हैं, चाहे वह गोबर की खाद हो, भले कम मात्रा में पाए जाएं लेकिन पाए जाते हैं। कोई सी भी खाद हो, हरी खाद हो या कंपोस्ट खाद हो। लेकिन जो उर्वरक होते हैं इनमें 1 या 2 या 3 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। उर्वरक में जैसे डीएपी है, डीएपी में सिर्फ फास्फोरस हो और नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन पोषक तत्व पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो वही चीज़ है, तो उर्वरक में 1 या 2-3 ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि खाद में मैंने आपको बता दिया सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। जो किसी पौधे को चाहिए उतनी ही पोषक तत्व खाद में मिल जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सभी खाद कार्बनिक होती हैं, जबकि यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। इसका मतलब अच्छी प्रकार से समझिए। तीसरा पॉइंट कहता है खाद वाला कि सभी खाद ऑर्गेनिक होती हैं, मतलब सभी जितनी भी खादें होती हैं ना सभी जैविक होती हैं, ये भी कह सकते हैं। मतलब सभी खाद जीवों से ही प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? जीवों से। चाहे वह गोबर की खाद हो, इससे पहले आप डेफिनेशन पढ़ चुके हो जैविक खाद की, ऑर्गेनिक खाद की, है ना। तो सभी खाद कार्बनिक होती हैं क्योंकि वो जीवों से प्राप्त होती हैं। लेकिन यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। समझ में आ रहा है। यूरिया सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, बाकी जितनी भी डीएपी है, अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, जितने भी फर्टिलाइजर हैं आपके, जितने भी उर्वरक हैं वो सभी आपके अकार्बनिक होते हैं। अच्छा, यूरिया क्यों कार्बनिक होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यूरिया जो होता है ना, शुरुआत में तो पता नहीं था, लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था होलर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यूरिया जो होता है ना, यूरिया मनुष्य के मूत्र में भी पाया जाता है। मनुष्य के मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है। अब भैया मनुष्य तो जीव होता है, जब मनुष्य जीव होता है और उसके मूत्र में अगर यूरिया पाया जा रहा है तो फिर यूरिया तो ऑर्गेनिक हुआ कि नहीं, कार्बनिक हुआ कि नहीं, जैविक हुआ कि नहीं, है ना। सही बात। तो इसलिए यूरिया को छोड़ करके बाकी जितने भी उर्वरक होते हैं सभी आपके क्या होते हैं, ध्यान रखें आप लोग, अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कहता है बच्चों, चौथा पॉइंट कहता है कि खाद भूमि की भौतिक दशा में सुधार करती है। जी हाँ, खाद का उपयोग यदि हम खेत में डालते हैं, खाद को अगर खेत में डालते हैं जिसकी उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार होगा, मतलब भूमि की भौतिक दशा में सुधार होगा। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा अगर हम खाद को खेत में डालते हैं जिससे भूमि की जो है उर्वरक शक्ति तो बढ़ेगी, बाकी उसका क्या होगा आपका कि जो अम्लीय भूमि है या क्षारीय भूमि है, बंजर भूमि है, खाद डालेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। मतलब कह दिया भौतिक दशा में सुधार होता है। लेकिन उर्वरक भूमि की भौतिक दशा को खराब कर देते हैं, ये ध्यान रखें। हम लोग बार बार डीएपी यूरिया पटक रहे हैं खेत में कितना, बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो रही है, उसकी फिजिकल कंडीशन ख़राब होती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा, आज की डेट में यदि हम लोग देखते हैं तो इतनी बुरी हालत है कि किसान जो है ना अपना फ़ायदे के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए धक्का-पेल इतना भयंकर तरीके से आजकल खेत में फर्टिलाइज़र डाल रहा है। उससे फ़ायदा हाल साल तो फ़ायदा मिल रहा है। हाल साल क्या फ़ायदा मिल रहा है कि उससे प्रोडक्शन तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन बेटा आने वाली पीढ़ी यदि खेती करेगी ना तो स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। रीज़न क्या है? आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो हमारे खेत है ना, खेत पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगे, भूमि पूरी तरीके से पत्थरनुमा हो जाएगी, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला। क्यों? हम लोग इतनी भयंकर उसमें केमिकल का यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र का एक केमिकल तो है, उर्वरक क्या है, सभी टोटल केमिकल्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप सोचिए एक बात कि सर आप कहेंगे वो तो पोषक तत्व होते हैं उनमें, तो भैया पोषक तत्व होते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, सबको मालूम है। बाकी क्या होता है? बाकी तो केमिकल ही है कि नहीं है, फिलर है कि नहीं है। तो वही चीज़ है। तो जो केमिकल का उपयोग हम लोग खेत में ज़्यादा कर रहे हैं जिससे उसकी भौतिक दशा खराब होती जा रही है, भूमियाँ बंजर होती जा रही हैं, क्षारीय होती जा रही है, उनका पीएच बढ़ता जा रहा है रेगुलरली। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, तो ध्यान रखें आप लोग। पांचवा पॉइंट है, उदाहरण देख लीजिए, गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये सभी खादें होती हैं। उर्वरक में देख लीजिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, ये सभी क्या होते हैं, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के उदाहरण है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष याद रखें। 3 नंबर में क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, हरी खाद क्या होता है? हरी खाद की 5 फसलों के नाम बताइए। आपको वैसे डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा बता दी, लेकिन यहाँ पे अच्छी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। हरी खाद क्या होती है समझिए।
दलहनी फसलों को उगाकर। कौन सी फसलें उगाना है? दलहनी। अब ये बात मैं बताता हूँ कि दलहनी फसल क्यों लाना है। दलहनी का मतलब लेग्यूम्स क्रॉप्स, मतलब आपको मैंने बताया है कि जो दाल वाली फसल होती है ना, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और ये गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करता है? वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नीचे इकट्ठा कर लेता है भूमि में। तो बड़ी अच्छी बात है ना। अगर उन्हीं खाद को हम खेत में लेंगे तो हमारी भूमि में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इसलिए हम लोग हरी खाद के लिए दलहनी फसलों को उपयोग करते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं? उगा ले खेत में और उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोत कर मिला देते हैं और उसी हम लोग हरी खाद कहते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है एवं फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। हरी खाद की 5 फसलों के नाम सनई है, ढैंचा, उड़द, मूंग, ग्वार, ये सभी आपकी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हरी खाद आपको समझ में आया? अच्छी प्रकार से एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि दाल वाली फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही जोतना है। मैं तो कहता हूँ फूल की अवस्था पर जोता जाता है। कौन सी अवस्था पर? फूल की। फूल की अवस्था पर क्यों जोता जाता है? क्योंकि उस अवस्था पर उस दाल वाली फसल में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसको उस समय जोता जाता है और खेत में मिला देते हैं। 2-3 महीने बाद वो सड़ जाती है तो खाद बन जाती है। अब उसका नाम हमने क्या दे दिया? हरी खाद। हरी खाद इसलिए दिया क्योंकि उसको हरी अवस्था में जोता गया था, मिलाया गया था खेत में। अब भैया उसको जोतेंगे, खाद बन गई तो पोषक तत्व बढ़ेंगे खेत में, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया आपको। ठीक है, तो हरी खाद क्या है? हरी खाद की 5 फसलों के नाम अच्छी प्रकार से आपको क्लियर कर दिए। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। पूर्ण खाद क्या है? पूर्ण यानी कंप्लीट मैन्योर क्या है? कंप्लीट का मतलब बेखाद, ये गलत है, दे खाद नहीं, बेखाद जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसी खाद जिनमें सभी आवश्यक मतलब जो हमारी एक फसल के लिए ज़रूरत पड़ती है, एक पौधे को जीवन चक्र चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व। आपको मालूम है कि 17 पोषक तत्व चाहिए। कौन कौन से चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ वैसे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, आपको पता ही है। आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्लोरीन, कितने सारे हैं, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो ये सभी आवश्यक पोषक तत्व यदि किसी खाद में पाए जाते हैं तो उसे ही हम लोग पूर्ण खाद कहते हैं और इनके प्रयोग से ही पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। जैसे गोबर की खाद, हरी खाद। आपको मालूम है कि गोबर की खाद और हरी खाद, चाहे कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद, इन सभी खादों में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कंप्लीट खाद कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों पूर्ण खाद क्या है, हरी खाद क्या है, ये आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे।